चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो कल मैंने आपको समझाया था स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट को थोड़ा सा और आगे आज एक्सप्लेन कर दूं मैं। कल जो आप लोगों ने लास्ट फॉर्मूला निकाला था स्पेसिफिक हीट का, वो ये था बेसिकली कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो गामा टी होती है, ठीक है। कल की लास्ट जो चीज थी वो यही थी, specific heat is just equal to the gamma T, where gamma is nothing but minus n pi square kb upon tf, n pi square kb upon tf, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इस चीज में एक और बात सामने निकल के आई थी कि जो हमने इक्वेशन नंबर 10 लिखी थी, मुझे नहीं पता वो इक्वेशन नंबर आपकी 10 थी क्या थी, मेरी तो 10 नंबर थी वो। दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन जो थी मैंने जो लास्ट में निकाली थी आपको डेरिवेशन के लास्ट में हम लोगों ने ये चीज निकाली थी ना, इक्वेशन नंबर 10 थी ये। अब इस इक्वेशन नंबर 10 का हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 10, so it is clear from equation 10 that the electronic specific heat, that the electronic specific heat, that the electronic specific heat is linearly dependent on temperature, is linearly dependent on temperature। मतलब अगर आप टेम्परेचर में और इसमें ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो एक लीनियर मतलब लाइन प्राप्त होगी आपको। दिस रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम, this result is different from different from 3/2 NkV। ये नॉर्मली जो हम लोग निकालते हैं वो चीज है 3/2 NkV, और अब जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो 3/2 NkV से अलग है। सो क्लासिकल थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट, यही रीजन है। सो क्लासिकल थ्योरी failed to explain स्पेसिफिक हीट, ये रीजन होता है। स्पेसिफिक हीट को लेने के लिए ये फेलियर होता है, ठीक है ना। दैट इज द क्लासिकल थ्योरी सेज दैट, अब क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है वो सुनो। दैट इज क्लासिकल थ्योरी सेज दैट classical theory says that electronic specific heat is independent from temperature। electronic specific heat, देख लो आप, क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है? क्या इसमें कहीं भी टेम्परेचर की टर्म आती है? क्या कहीं नहीं आती है। और ये जो रिजल्ट है वो ड्यूलॉक पैटिट ने निकाला था। ड्यूलॉक पैटिट ने क्या कहा था? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 3R, यही तो था ड्यूलॉक पैटिट का नियम। और ड्यूलॉक पैटिट लॉ में कहीं भी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं आ रही। ड्यूलॉक पैटिट ये बात बोलता है कि स्पेसिफिक हीट हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है, और ये चीज गलत है क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए क्लासिकल थ्योरी मतलब ड्यूलॉक पैटिट लॉ मतलब CV इज इक्वल टू 3R गलत है। तो वो एक्सप्लेन गलत मतलब इन द सेंस गलत भी नहीं है इतना, बट हर रीजन में ये काम नहीं करता, तो ये फेल हो जाता है। हर कहीं ना कहीं इसको फेलियर घोषित कर दिया गया।
So classical theory says that electronic specific heat is independent from temperature, is independent फ्रॉम टेम्परेचर। तो क्लासिकल वाला बंदा इसको प्रूफ नहीं कर पाया कि वो टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है, बट जो क्वांटम वाला बंदा है, क्वांटम वाला बंदा कौन है? फर्मी, क्योंकि फर्मी ने इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बहुत कुछ बोला, और ये फर्मी जो था वो क्वांटम का बंदा है, तो इसने एक्सप्लेन कर दिया। तो फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स शोज दैट, तो फर्मी डिराक ने चीज शो कर दी। सो फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स shows that Fermi Dirac statistics shows that, Fermi Dirac ने क्या बोला? दैट मीन्स के CV जो होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो आपको दिख रहा है ऊपर भी, तो ये टेम्परेचर पर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये सारी बातें रूम टेम्परेचर पर की गई है, रूम टेम्परेचर पर ही सारी बातें की गई है। जब आप लोग रूम टेम्परेचर से नीचे आओगे तो कुछ अलग हो जाएगा मामला। तो ज़्यादा ही कुछ कम टेम्परेचर की बातें कर देना, वेरी लो टेम्परेचर, तो वेरी लो टेम्परेचर पर क्या होता है? रिजल्ट कुछ अलग होता है। ये वाली बात थी। दिस इज कॉल्ड व्हाट आई एम सेइंग, और ये हमारा हो चुका है खत्म। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डेरिवेशन, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप लोगों ने वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, इस यूनिट के स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, ठीक है, और वो एनर्जी लेके कहीं दूर जाएगा और कंडक्टिविटी जनरेट करेगा, उसे इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है। तो ये होती क्यों है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन के पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, जिसे बोलते हैं अपवहन वेग। आप लोगों ने अपवहन वेग के बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होती है। तो यहाँ पर हेडिंग दे लो आप लोग फटाफट से, ये भी आपके एग्जाम में आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसी को हम काम में लेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन के मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। सो दिस थ्योरी, तो पहले तो आपको मैं छोटी क्लास वाली बताऊंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। छोटी क्लास मतलब कि 11th-12th के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर हम लोग MSc लेवल का पढ़ेंगे और MSc लेवल से उसको निकालेंगे, ठीक है ना? सो दिस थियरी इज बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मेटल्स के अंदर बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो रैंडम मोशन अवेलेबल है, सो बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन अ फ्री फील्ड, इन अ फ्री फील्ड, मान लो फ्री फील्ड के अंदर मतलब फ्रीली घूम रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह, द रिजल्टेंट मोशन इज जीरो। अब जब वो इधर उधर घूमेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो टकरा टुकरू के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर वो आवारा हो गए तो आवारा इंसान का रिजल्ट जीरो होता है। इसलिए फ्री मोशन अगर इलेक्ट्रॉन की है तो वो रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। द रिजल्टेंट मोशन इज जीरो। द रिजल्टेंट मोशन is zero, hence no current flows, hence no current flows। ठीक है। when an electric field is applied, अब मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना। देखो यहाँ पे बता दो आपको, छोटी क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। ये मान लो आपका एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करते हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। कुछ भी मतलब ही ना, करंट रही नहीं इसके अंदर। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा बाहर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है पॉजिटिव चार्ज की ओर से और जाता है नेगेटिव चार्ज की ओर। तो इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो इस अलाइनमेंट से, अब ये पहले डिसिप्लिन में नहीं थे, आवारा थे, तो इनका रिजल्ट जीरो आया। बट जैसे ही बाहर से कोई टीचर आया, टीचर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसने उसको समझाया कि बेटा आवारापंती नहीं करते, तो वो बच्चे सुधर गए। बच्चे जब सुधर गए तो वो टीचर की राह पे चले। तो जिस राह पे आपका टीचर चला उस राह पे बच्चे चले, और जैसे ही वो बच्चे चले तो उनमें से करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई। मतलब अब कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर रिजल्ट जीरो है और यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देयर विल बी अ करंट एंड देयर विल बी अ करंट डेंसिटी। ठीक है ना। तो ये वाली बात होती है। तो क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied to a conductor, then electrical current flows, then electric current flows. So the electron density, so the electron current density, current density, करंट डेंसिटी जानते हो क्या होता है, छोटी क्लास के अंदर पढ़ते हो ना आप लोग। जे बराबर क्या होता है फॉर्मूला करंट डेंसिटी का, माइनस ई एन वी एक्स। एन कहलाते हैं यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ई कहलाएगा, माइनस ई कहलाएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वी एक्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब छोटी क्लास के अंदर आपको समझाते हैं, मैं क्या पढ़ाते हैं ना बच्चों को छोटी क्लास में। ये मान लो कोई एक काट क्षेत्रफल वाला एल लेंथ का एक कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मान लीजिए क्यू है या फिर ई है, जो भी आप लोग मानते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर ई है तो पूरे कंडक्टर के अंदर अगर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए हैं तो एरिया मल्टीप्लाई विद द लेंथ, ये वॉल्यूम कहलाएगा। तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, एन भी हो जाएंगे। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है तो ए एल वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हो जाएंगे। एक पार्टिकल का चार्ज ई है तो इतने पार्टिकल्स का चार्ज कितना हो जाएगा, ई एन ए एल। ऐसे आप लोग पढ़ते थे। चार्ज बटा टाइम बराबर करंट कहलाती है। तो चार्ज बटा टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट कहलाएगी। लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी कहलाती है। तो ई एन ए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है।
फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। तो करंट अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए नेगेटिव नेगेटिव लगा दो। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला छोटी क्लास के अंदर निकाला जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एन चार्ज डेंसिटी मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस, और वी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। एंड इलेक्ट्रॉन फील्ड फील्स इलेक्ट्रॉन फोर्स। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में फोर्स भी तो होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो वो फील करता है उस फोर्स को, और वो कितना फोर्स फील करता है, माइनस का ई मल्टीप्लाई विद द ई, ये वो फोर्स फील कर पाता है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जब इसकी बात करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे, तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। जब F इज इक्वल टू एम ए होता है, या फिर ए का मतलब डी वी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइंड कर दो, 2 और 3 को, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एम डी वी अपॉन डी टी बराबर माइनस का ई। इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, दैट मीन्स माइनस ई ई अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें से आपको वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि मुझे करंट डेंसिटी के अंदर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। आप खुद देखो, इसमें वेलोसिटी चाहिए ना मुझे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, ये होता है। और यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, इसलिए टाइम वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इस चीज को, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। शुरुआत में क्या होता है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब टाइम आपका जीरो था, मतलब जब ये जीरो है, आपका टो बोल दो कि टी बोल दो, नॉर्मली टो ही बोलते हैं। तो जब टाइम आपका जीरो है, तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो है, तो इसलिए सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन डिस्टेंस, सॉरी एम, यहाँ पर तो एम आएगा ना, तो ये एम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास में करंट डेंसिटी है, तो माइनस का ई ई सॉरी माइनस का ई, करंट डेंसिटी में क्या होता है, माइनस का ई एन वी एक्स होता है ना। सो माइनस का ई एन वी एक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये ई से ई स्क्वायर हो जाएगा, सो अल्टीमेटली दिस विल बी ई स्क्वायर एन ई टू अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये चीज अगर आपने निकाल ली जे एक्स बराबर, तो हम लोग ये जानते हैं, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, सिग्मा मल्टीप्लाई विद द एम। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एम क्या सॉरी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको शो रही है। जैसे आप कंपेयर करोगे 6 और 7 5 को, सो कंपेयर
या फिर कंपेयर भी ना करो तो फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा ई बराबर ई स्क्वायर एन ई टू अपॉन एम, तो ई से ई कट जाएगा, सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टू अपॉन एम, ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एन टू अपॉन एम। ये आपको याद रखना है और ये हमें निकालनी है। ये तो बीएससी वाला मेथड है जिससे आपने निकाला है, ठीक है ना। और यही क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसको आपको ध्यान भी रखना है। CSIR नेट में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, यहाँ से भी CSIR नेट में क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आते हैं, वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए। अब हम फर्मी की बात करते हैं, देखो इधर इसको हम MSc लेवल से निकालते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे बहुत कुछ फैक्टर एक साथ काम कर जाते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सो टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब MSc लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। BSc लेवल में देखो क्या है, कुछ नहीं है, 11th 12th में निकाल लिया आप लोगों ने तो इजीली निकल गया। बट इसी चीज को अगर आपको MSc लेवल से निकालना है तो इसे सोल्व करना है, तो टू सोल्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टू सोल्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी with the help of Fermi function, with the help of फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन आपको बताइए ना क्या होता है। फर्मी फंक्शन जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक है ना। हमें क्या यूज करना है, वी यूज बोल्ट्जमान इक्वेशन। अब ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो बोल्ट्जमान इक्वेशन आती स्टेटिस्टिक्स से है, इसलिए स्टेटिस्टिक्स तो आप बात की बात है, पहले आप लोग इसको याद रख लो। ये बोल्ट्जमान इक्वेशन ये होती है, मतलब अगर आपने कोई फोर्स लगाया है ना, तो लगाए गए फोर्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इट जस्ट इक्वल टू, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लाइक वेलोसिटी होता है, ग्रेडियंट होता है आर के रिस्पेक्ट, मतलब ग्रेडियंट है फोर्स का, माइनस एक और फोर्स है, और ये भी ग्रेडियंट है मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस एफ नॉट अपॉन टो, तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ये जो मैं स्मॉल एफ लिख रहा हूँ ना आपको, ये स्मॉल एफ क्या चीज है, तो स्मॉल एफ इज नथिंग, इट इज द फर्मी फंक्शन, जो मैंने आपको लिखवाया था, फर्मी फंक्शन होता है ये, मतलब वही 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी माइनस प्लस 1। फर्मी फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये फर्मी फंक्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा ई नोड, लाइक दिस। अब आगे देखो, यहाँ पे जो आपका एफ है वो क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये जो एफ निकाला है आपने, ये एफ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो एफ नोड आप लिख रहे हो ना, ये एफ नोड क्या चीज है, फर्मी फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्मी फंक्शन इन द, ये प्रेजेंस में था और ये क्या है, एब्सेंस में है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के अंदर। ये डेल्टा समझो, डेल मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड,
अगर आर लिखा हुआ है मतलब कि आर के मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अगर पी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जो अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो एफ है, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। ये एफ मतलब ये वाला एफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। एफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सब फर्मी फंक्शन की फॉर्म में। दिस इज द फर्मी फंक्शन। आप लोग इसको ज़्यादा ढंग से कर लो। ये कैपिटल एफ है, इसको एफ लिखो, ये एफ है, फर्मी फंक्शन वाला एफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी अब मुझे ताकि मैं इसको सोल्व कर पाऊँ। सो इन स्टडी स्टेट, स्थायी अवस्था में, इन स्टडी स्टेट, ये कंडीशन है। वी कंसिडर द सबस्टेंस, वी consider the substance is uniform isotropic। मतलब उस पर हर तरफ से फोर्स समान लग रहा है। इज यूनिफॉर्म मतलब वो समांगी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी निश्चित तापमान पर वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। प्लेस इन अ कांस्टेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आपने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नोड है। सो ड्यू टू स्टडी स्टेट, सो ड्यू टू स्टडी स्टेट, change in Fermi distribution function is negligible। change in Fermi distribution function is negligible। ठीक है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल टी लिखा है ना एल एच एस में, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा स्टडी स्टेट में, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है ना। कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग मानते हैं कि स्टडी स्टेट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंस सबस्टेंस इज यूनिफॉर्म, सिंस सबस्टेंस इज यूनिफॉर्म, मान लो आपका सबस्टेंस यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली द ग्रेडियंट विल बी जीरो। तो दो फैक्टर तो आपके वैसे ही जीरो हो गए। इसको सोल्व करने के लिए मैंने कितना इजी कर दिया मामला। ये भी जीरो पे ले गया मैं और ये भी जीरो पे ले गया। अब तो आपके पास में केवल दो ही फैक्टर बचे इस इक्वेशन में। एक तो ये वाला फैक्टर बचा और एक ये वाला फैक्टर बचा, इन्हीं को स्टडी करना है। इस वाले फैक्टर में जो आपका एफ है, ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आ जाओ नीचे। सो एक मिनट, इसको आप इक्वेशन नंबर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया डेरिवेशन, तो इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दो। ठीक है। यहाँ से आपने इसको वैल्यू पुट करनी तो उसको नंबर दो नाम दो। यहाँ से आपने वैल्यू पुट करनी तो उसको नंबर तीन नाम दो। ठीक है। तो अब ऐसे मान के चलते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। नीचे आ जाओ। सो
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड, इलेक्ट्रिक फोर्स, आपके पास लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। एक मिनट होल्ड करना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा आपके पास में, F इज इक्वल टू माइनस का ई नोड, ठीक है ना। तो बस ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर सकते हो आराम से, माइनस ई नोड आप लोग पुट कर दो, और जैसे आप इसको माइनस ई नोड पुट करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई नोड डेल एफ, मतलब फर्मी फंक्शन डेल एफ इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नोड अपॉन टो। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब मुझे निकलना पड़ेगा आज जल्दी कहीं पे, इसको यहीं पे होल्ड करते हैं हम लोग, है ना। बाय बाय। हेलो हेलो।